हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चल। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू क्वेश्चन जिस पे हम आज बात करेंगे। पर उससे पहले चर्चल हैज समथिंग टू शेयर। मैं सभी से हमारे एक लिसनर अंकित चौधरी का रिव्यू शेयर करना चाहता हूं। अंकित ने लिखा है iTunes पे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव एवर लिसन टू, इंस्पायरिंग स्टोरीज प्रेजेंटेड इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनर, हाईली रिकमेंड listening to it and looking forward to the next episode. Thank you so much Ankit for this generous review. This really made our day. और हम दोनों अभी एक्चुअली स्माइल कर रहे हैं। Yeah, it's really good to hear when listeners write in, right? Definitely. क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप it's just one sided. तो आप कुछ करते रहते और आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। And it's really great when someone writes in. So thanks Ankit. हम अपने बाकी सभी लिसनर्स को बोलेंगे कि हमें सच में अच्छा लगेगा कि आप भी हमें बताएं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है। You can simply rate or review us on any podcast app or just write into us at contact@thegoodtalk.in. Great. So with that, let's start today's episode, yeah? Yeah, definitely. So Churchill, what I want to talk about with you today is एक किताब थी जो हम दोनों ने पढ़ी थी। इसका नाम था The Life Changing Magic of Tidying Up by Marie Kondo. इस बुक की बेसिक फिलॉसफी ये है कि यू शुड ओनली ओन वॉट यू ट्रूली लव, यानी कि आपके पास वही चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप सच में प्यार करते हैं। और इसी पे मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारा क्लटर जोड़ लेते हैं, राइट? और ये क्लटर नॉट ओनली हमारी अलमारियाँ, हमारे स्टोरेज प्लेसेस भर देता है, बट एक तरह से हमारे माइंड को भी भर के रखता है। एंड दिस बुक रियली हेल्प्ड मी बिकॉज जितना भी क्लटर मेरे लाइफ में था, मैंने अपने वार्डरोब और इनसे स्टार्ट किया हटाना, और धीरे धीरे मैंने देखा कि लाइफ में से भी क्लटर हटता गया। एंड व्हाट आई वांट टू नो इज कि आपका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा? मुझे ये बुक बहुत इंस्पायरिंग लगती है, नॉट ओनली बिकॉज क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन सिखाती है, बट ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट अ माइंडसेट चेंज। सो मैरी कोंडो के हिसाब से व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर आउटर वर्ल्ड, योर इनर वर्ल्ड सॉर्ट्स इटसेल्फ। तो जब आप बाहर की चीज़ों में से कचरा हटा देते हैं और क्लटर कम कर देते हैं, तो आपके माइंड के अंदर से भी क्लटर कम हो जाता है। एंड दैट इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस होल बुक। तो वो सजेस्ट करती हैं कि आप पहले अपने आउटर को क्लीन करिए और धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में भी वो रिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। एंड द वे शी गोज अबाउट दिस इन हिज बुक इज़ कि वो शी टेल्स कि हमारा 3 स्ट्रक्चर्स है जो डील कर रहे हैं यहाँ पे। एक हमारे पोजीशंस या हमारा स्टफ़, और तीसरा हमारा हाउस। हम किस तरीके से अपने पोजीशंस को अपने हाउस में रखते हैं डिटरमाइंस कि हमारा इंटरनल जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे वर्क करेगा। एंड दिस इज़, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप अपने अंदर को ठीक कीजिए, जो स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि यू मेडिटेट, और आप बैठिए, ध्यान लगाइए, गहरी सांसें लीजिए और अपने अंदर की चीज़ें सॉर्ट आउट कीजिए, जिससे कि आपकी बाहर का वर्ल्ड सॉर्ट आउट होने लगे। पर मैंने देखा ये बहुत लोगों के लिए, इंक्लूडिंग फॉर मी एंड यू, काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप नॉर्मली भी नोटिस करेंगे तो जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं या मेडिटेशन स्टूडियोज़ में जाते हैं या कभी नॉर्मली मेडिटेशन क्लासेस अटेंड की होंगी, सो इट इज़ मोस्टली एक क्लीन रूम रहता है या ओपन एरिया रहता है जहाँ सब कुछ, कोई सामान नहीं होता है, सिर्फ मैट्स रहती हैं एंड वहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस की जाती है या योगा प्रैक्टिस की जाती है फॉर दैट मैटर। बट अगर आप वही इमेजिन करिए कि अगर आप कचरे के बीच में बैठे हैं या कपड़ों के ढेर के बीच में बैठे हैं और फिर आप मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे। सो इन इट्स एसेंस मेडिटेशन और योगा भी वही प्रैक्टिस फॉलो करता है, बट जापानीज़ कल्चर के हिसाब से मैरी कोंडो ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट किया है कि क्लियर या आउटर सराउंडिंग्स एंड द इनर पीस विल कम। ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने कि जब भी हम योगा या मेडिटेशन के वीडियोस देखते हैं तो ये बहुत ही शांत, खाली, सिंपल जगह में होता है। पर जो डेली प्रैक्टिस की अगर बात करें, जब हमें अपने घर में अगर करना हो, तो वहाँ पे वो मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आई रिमेंबर कि जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मुझे घर पे क्या मेरे रूम में क्या क्या पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ गलत रखा हुआ है, और मुझे आगे क्या क्या काम करना है, ये चीज़ें मेरे माइंड में ज़्यादा घूमती हैं एक्चुअल मेडिटेशन की जगह पे। और थ्रू दिस बुक आई रियलाइज कि जैसे जैसे आप सामान हटाते जाते हैं, वो सामान जो आपको नहीं चाहिए या जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपका माइंड क्लियर होता जाता है, विच इज़ प्रिटी अमेजिंग। बिकॉज माइंड पहले शायद क्लियर होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, पर ऐसा है नहीं। मुझे लगता है ये ईजी अप्रोच है लाइफ सॉर्ट करने की। राइट। माइंड क्लियर करना इन इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि कांस्टेंट चैटर माइंड में चलता ही रहता है, वो कभी अब रुकता नहीं है। सो अगर आप उस चैटर को ऑप्शंस कम देंगे बात करने के लिए, तो डेफिनेटली माइंड थोड़ा सा शांत हो जाएगा।
हमारे घरों में ज़रूर फिलॉसफी रहती है कि जो भी सामान आपके पास है वो सब कुछ बचा के रखो, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आपको ये कब काम आएगा। और बहुत पहले से हम में ये इंग्रेंड हो जाता है जब हम छोटे होते हैं कि डू नॉट थ्रो एनीथिंग अवे, जितना भी सामान है उसको बचा के रखो एंड स्टोर करके रखो समाओ। और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा घर से एक स्टोरेज हाउस बन जाता है और उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ के सामान, कहाँ कहाँ की चीज़ें रखी रहती है। डेफिनेटली मुझे लगता है इसका कारण कुछ और था। जब पुराने घर होते थे तब फैमिलीज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी, एंड फैमिलीज़ बहुत बड़ी होती थी, मेंबर्स बहुत बड़े होते थे, कमरे बहुत सारे होते थे, तो सामान का यूज़ होता था। अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत नहीं तो कोई और यूज़ करेगा। बच्चों के सामान इसलिए रख लिए जाते थे क्योंकि इसके बाद किसी और का बच्चा होगा, उसके बाद किसी और का बच्चा होगा, इसलिए चीज़ें संभाल के रख ली जाती थी। पर अब वो कल्चर चेंज हो गया है, हमारे घर बहुत छोटे हो गए हैं, सामान की अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो गई है। पहले ये बात ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि पहले सामान मिला नहीं करता था। तो अगर एक टूटा हुआ दरवाज़ा है उसको इसलिए बचा लिया जाता था कि उसकी लकड़ी कहीं और काम आ जाएगी। बट आज की डेट में ऐसा होता है, एक टूटा दरवाज़ा अगर हम निकालते हैं तो उसकी लकड़ी हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं। तो उस तरह के बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर ली जाती थी। तो अब अवेलेबिलिटी भी आसान है और हमारी फैमिलीज़ भी छोटी हैं और घर भी छोटा है, तो जो निकला हुआ सामान है वो यूज़ आएगा, वो ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो ये चीज़ बाकी सारे एरियाज़ में भी पहले रिफ्लेक्ट करती थी, क्योंकि क्योंकि कपड़े कम थे, इतना शॉपिंग का ट्रेंड नहीं था, तो हमारे पास जो कपड़े थे वही हमारे से छोटे भाई बहन पहना करते थे। बट अब फैमिलीज़ छोटी हो गई, घर छोटे हो गए, तो वो अब इतना ट्रू नहीं रह गया है, मुझे लगता है। फास्ट चेंजिंग, फास्ट परचेजिंग, फास्ट यूजिंग, ये वाला कल्चर ज़्यादा आ गया है। इनफैक्ट आई थिंक अब अगर हम कोई पुराना लकड़ी का दरवाज़ा यूज़ करने जाएंगे तो वो हमें खुद ही पसंद नहीं आएगा, तो वो रखा ही रहेगा, यूज़ कभी नहीं होगा, पर वो बाहर नहीं फेंका जाएगा कभी भी। मुझे लगता है एक और पॉइंट इसमें जुड़ जाता है कि पहले जो कल्चर था वो इट वॉज ओनली अबाउट यूजिबिलिटी, नाउ द कल्चर इज ऑल्सो अबाउट एस्थेटिक। तो अब आप यूज़ कर ही रहे हैं, बट आप वो सुंदर भी दिखना चाहिए, तो आप अपने घर का इंटीरियर कराते हैं। तो इंटीरियर कराने में कोई भी ऐसा सामान जो उस पूरे इंटीरियर में फिट नहीं हो रहा है, वो आप लगाएंगे नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा है, कितना भी महंगा नहीं, वो स्टोरेज रूम में ही जाना है। एंड मैरी कॉन्डो कहती है कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में जॉय स्पार्क नहीं कर रही है तो आपकी लाइफ का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस जॉय थिंग, क्योंकि अक्सर हम लोग स्पिरिचुअलिटी में और इन सब में ये बात करते हैं कि दुनिया की चीज़ों में आप जॉय नहीं ढूंढ सकते, आपको अपने अंदर जॉय ढूंढना है एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक तरह से उसकी ठीक उल्टी बात होती हुई लगती है कि नहीं, आपके पास जो भी सामान है उसमें से आपको जॉय मिलना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। What Marie Kondo suggests is basically owning only those stuff that you really love. And आप स्टफ से प्यार करेंगे, बड़ा ही मटेरियलिस्टिक और कंज्यूमर कल्चर का लगता Right. है। बट उसका कहना ये नहीं कि आप बहुत सारा स्टफ ओन करें, उनका कहना ये है कि आप वही चीज़ ओन करें जो आप सच में प्यार करते हैं। सो इट इज़ अ कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ कि आप बहुत सारा सामान खरीदें, बट आप वही सामान लें या वही सामान खरीदें जो आप यूज़ करते हैं और जो आपके दिल के बहुत करीब है, ताकि वो आपको खुशी देता रहे। और क्योंकि वो आपको सामान खुशी दे रहा है, तो आपका पूरा आउटर सराउंडिंग आपको हमेशा खुशी ही दे रही है, रैदर देन अ पाइल ऑफ गार्बेज जो इकट्ठा हो गया है। जस्ट टू शेयर व्हाट दिस मीन्स इन प्रैक्टिकल टर्म्स, मैरी कॉन्डो की बुक में उन्होंने कहा है कि हम जब सफाई करने जाते हैं तो हम रूम के टर्म्स में सोचते हैं कि पहले हम ये रूम पूरा साफ और क्लियर करेंगे, फिर हम ये दूसरा रूम करेंगे, फिर हम ये किचन करेंगे एंड सो ऑन। एंड उनका सजेशन मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रूम्स, यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज। तो आप पहले सिर्फ कपड़े सॉर्ट आउट करेंगे, फिर बुक्स एंड फिर मेमोरीज एंड फोटोज एंड ओल्ड एल्बम्स एंड सो ऑन। एंड कपड़े इसलिए क्योंकि कपड़ों से हमारा एक डीप कनेक्शन नहीं होता है, कनेक्शन होता है डेफिनेटली, पर उतना डीप नहीं जितना हमारी पढ़ी हुई बुक से होता है, एंड देन जितना हमारे फोटो एल्बम से होता है एंड सो ऑन। तो प्रैक्टिकल टर्म्स में यू बेसिकली बिगिन विथ योर वार्डरोब, कि आपके पास क्या क्या कपड़े हैं और उन कपड़ों को आप कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। एंड आई थिंक हम दोनों ही काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कपड़ों को फेंकने से, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। उनकी बहुत सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है जिससे आप अपनी लाइफ की आउटर सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज डिस्कार्डिंग एंड सेकेंड इज देन डिसाइडिंग वेयर टू कीप इट। तो जो फर्स्ट प्रोसेस में वो बोलते हैं कि आप कभी भी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। सो अगर आप क्लोथ से स्टार्ट करते हैं तो आपके घर में जितने कपड़े हैं, आपने कुछ स्टोरेज में रख रखे होंगे, कुछ विंटर वेयर्स होंगे, कुछ अलमारा में रख रखे होंगे, कुछ बैक साइड वाली अलमीरा में रख रखे होंगे, उन सबको लेके आके पाइल अप कर लीजिए एंड डिस्कार्ड एज मच एज यू कैन। एंड उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस देती हैं आपको जो आप यूज़ कर सकते हैं कि क्या वो क्लोथिंग आपको जॉय देता है। एंड नाउ यू हैव टू एक्चुअली होल्ड दैट अपैरल इन योर हैंड एंड फील
कि क्या मुझे इसको देख के, इसको पहन के वही फीलिंग आती है। ये क्लोथिंग अपैरल या ये पर्टिकुलर ड्रेस आपकी लाइफ में कैसे आया था, क्या इसका पर्पस पूरा हो गया है, और अगर इसका पर्पस पूरा हो गया है तो क्या मुझे इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये सभी चीज़ आप सारी कैटेगरीज के लिए करते जाएंगे, एंड वंस दिस फर्स्ट स्टेप इज डन, जब डिस्कार्डिंग की प्रोसेस हो गई है, एंड डिस्कार्डिंग डज नॉट मीन कि आप यू हैव टू थ्रो इट अवे, यू कैन गिव इट टू समवन जिसको नीड है। तो प्रोबेबली आप, अगर वो अच्छी कंडीशन में ड्रेस है तो आप अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं, फ्रेंड्स को दे सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेस ने आपके लिए पर्पस पूरा कर दिया है। या फिर आप अपने सर्वेंट्स को भी पास ऑन कर सकते हैं। अगर वो बहुत ही बुरे हालात में है तो उसको भर के रखने का कोई मतलब नहीं है, यू कैन थ्रो इट अवे। एंड आफ्टर दैट you would go to the second step, which is categorizing and putting it in a proper place. ये सेकंड स्टेप भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घरों में होता क्या है कि किसी चीज़ की एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, तो आपको एक ऑब्जेक्ट 4 जगह पड़ा हुआ मिल जाएगा। एंड व्हेन द टाइम कम्स यू हैव टू सर्च कि इस प्लेस पे नहीं मिल रहा, मैं तो यहाँ पे भी रखता हूँ, इस प्लेस पे भी नहीं मिल रहा, तो उससे आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है और आपकी एनर्जी भी ज़्यादा स्पेंड होती है। इसमें मुझे एक जोक याद आ रहा है कि देयर इज़ दिस कॉमेडियन कॉल्ड केनी सेबेस्टियन, और वो मिडिल क्लास फैमिली में ही ग्रू अप। सो वहाँ पे लाइफ कैसी होती है, एंड ही सेज कि मेरे घर में जो चीज़ जहाँ रखी है वो उस चीज़ की जगह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मम्मी ने डिसाइड किया है कि ये उस हाँ। चीज़ की जगह है। सो इन जनरल हम सब लोग एक तरह से तो ऑर्गेनाइज ऑलरेडी रहते हैं बेस्ड ऑन कि हमको क्या सिखाया गया है घर पे, बट टेकिंग कंट्रोल इन योर ओन हैंड्स इन दिस फेज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी चीज़ें हैं तो वो आपको ही अरेंज करनी। जमानी पड़ेंगी। हो सकता है कि ये पूरा रूम ना हो या पूरा घर ना हो सकता है ये सिर्फ आपकी अलमारी जो आपके कंट्रोल में, पर उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारी मदर्स या हमारी मॉम्स घर तो अरेंज करती है, बट उनके साथ तो वही बिलीफ आ रही है जो सालों से चलती आ रही है। सो दे लाइक टू स्टोर अ लॉट ऑफ स्टफ। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो वो आपकी बुक्स भी स्टोर कर लेती जबकि उनकी यूटिलिटी की नहीं है। वो आपके कपड़े भी स्टोर कर लेती जबकि वो उनकी यूटिलिटी के लिए नहीं है, उनको नहीं पता उसका फर्दर पर्पस क्या है। सो आपका कैटेगराइजेशन या आपका डिस्कार्डिंग आपको ही करना पड़ेगा कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको सॉर्ट करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि जब आप अपनी लाइफ में ये चीज़ करने लग जाते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी धीरे धीरे पिक करने लग जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरी वाइफ है। मेरी वाइफ ने जब ये बुक पढ़ी थी सो उसने अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखा और उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास बहुत ज़्यादा क्लोथ्स है एंड उसके पास बहुत ज़्यादा सामान है। सो फेंकना उसके लिए ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग अपने कपड़ों से और अपने पोजीशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो देन शी डिसाइडेड कि आई विल गो ऑन अ नो शॉपिंग स्प्री फॉर 12 मंथ्स। सो उन्होंने डिसाइड किया कि 12 महीने तक कुछ नहीं खरीदेंगी। शी स्टार्टेड ऑन दी जर्नी। फर्स्ट फ्यू मंथ्स वर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक अर्ज होती है आपके अंदर, आप सेटिस्फैक्शन कपड़े खरीदने से निकालने लग जाते हो। तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स वर वेरी डिफिकल्ट, बट आफ्टर 4-5 मंथ्स जब थोड़े थोड़े क्लटर कम होने लग गया एंड शी स्टार्टेड यूजिंग द थिंग्स शी ऑलरेडी हैज़, शी रियलाइज कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। जनरली जो पहले उतने सारे उससे ज़्यादा कपड़ों में फील करती थी कि मेरे पास कुछ है नहीं, नाउ शी स्टार्टेड सीइंग इट द अदर वे कि मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े क्यों हैं। एंड जो नो शॉपिंग 12 महीने का होना चाहिए था वो एक्सटेंड करके उन्होंने 15 मंथ्स तक खींच लिया। एंड देन शी हैड टू ब्रेक इट। इस 15 मंथ्स के पीरियड में उन्होंने एक पिन भी नहीं खरीदी थी। नाउ इस पूरे 15 मंथ के दौरान उनको बहुत सारा सेटिस्फैक्शन आया एंड उनका आउटर वर्ल्ड क्लियर होने के चक्कर में उनके अंदर इंटरनल जो पूरी वाइब थी वो बहुत चेंज हो गई। उसका असर मुझ पे भी आया और मेरी मदर पे भी आया। सो व्हेन आई सॉ हर के वो कुछ नहीं खरीद रही है, सो फर्स्ट इनिशियली आउट ऑफ गिल्ट मैंने थोड़ा सा खरीदना बंद किया, पर जब मैंने देखा कि उसकी वार्डरोब इतनी ऑर्गेनाइज्ड रहने लग गई है और वो कितनी शांत हो गई है, और जब हम मॉल में जाते हैं तो उसके मन में ये नहीं रहता है कि ये स्टोर जाके चेक कर लो और वो स्टोर जाके चेक कर लो, या कॉन्स्टेंटली अमेज़ॉन पे या किसी और पे कपड़े सर्च नहीं कर रही है, कुछ खरीदने का सामान सर्च नहीं कर रही है। तो वो चीज़ देख के मुझे एक अलग शांति दिखने लगी और फिर मुझे लगा कि यार मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने ऐसा कुछ अपने लिए नो शॉपिंग तो डिसाइड नहीं किया, बट देन आई बिकेम मोर पर्पसफुल इन माई बाइंग। यार अब मैं सोच समझ के खरीदूंगा। मेरी मदर पे इसका इम्पैक्ट यह है कि मदर मेरी वैसे ही शॉपिंग नहीं करती है, बट शी स्टार्टेड टू रियलाइज कि कचरा भर के रखने का कोई मतलब नहीं है। तो उनके पास बहुत बड़े बड़े संदूक है जिनमें सामान उन्होंने सालों से भर के रखा है। तो लास्ट ईयर दिवाली पे शी एक्चुअली ओपन देम। हर साल ओपन तो होते थे पर उनमें सामान वैसे ही साफ होकर रखा जाता था। शी एक्चुअली ओपन देम। उनमें से जो सामान नहीं यूज़ होना था उनको उन्होंने दे दिया, कुछ सामान उन्होंने बोला कि इसको यूज़ करके ख़त्म करेंगे। एंड एट द एंड ऐसा नहीं हुआ कि पूरा स्टोरेज खत्म हो गया, बट इट वेंट डाउन बाय 70%। एंड अब सिर्फ 30% सामान ही स्टोर में गया है। तो दैट वॉज द चेंज इन हर लाइफ। सो जब आप कोई चीज़ प्रीच करना चालू करते हैं, प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं।
इसमें एक बात अच्छी है कि दिस शोज कि आपके एक्शंस विल ऑलवेज स्पीक वे लाउडर देन योर वर्ड्स विल। हो सकता है कि हम अपने घरों में अपने आसपास के लोगों को बताना चाहते हो कि सही से करने का तरीका ये है, लेकिन क्या होता है जब तक हम उसको खुद फॉलो नहीं करते तब तक तो वैसे हमारी बात कोई सीरियसली नहीं लेता, और जब हम फॉलो करने लगते हैं तो अपने आप हमारे बिना बोले लोग उसको सीरियसली लेने लगते हैं। इसमें अपन क्लोथ्स की बात कर रहे थे कुछ देर पहले, और हम उसमें बात कर रहे थे कि कैसे एवरी पीस ऑफ क्लोथिंग यू ओन, उससे आपको कुछ जॉय मिलना चाहिए, उससे आपको प्यार होना चाहिए। और प्रैक्टिकल टर्म्स में स्पेशली जब मैं ये कर रहा था तब मेरे को लग रहा था कि एक हैंकी से या एक अंडरवेयर से आप ये जॉय कैसे डिराइव कर सकते हो। व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड, वो यूजफुल चीज़ है रादर देन बीइंग समथिंग जो आप बाहर दिखाते हो। इट्स ईजी विद शर्ट्स एंड पैंट्स बिकॉज वो पहन के आपको मालूम है आप कैसे दिखोगे। बट आई रियलाइज कि बिना हमें जाने हम एक एक चीज़ जो यूज़ करते हैं उससे हमें कोई ना कोई फीलिंग ज़रूर आती है। और मैंने रिसेंटली ये एक्सपीरियंस तब किया था जब मैंने हैंकीज़ खरीदे, हैंडकरचिप्स विच आई लाइक टू कैरी, और उसमें कोने में एस लिखा हुआ था फॉर माई नेम, राइट। और उसके पहले तक मुझे नहीं पता था कि मुझे एस लिखे हुए नैपकिन्स अच्छे लगते हैं, पर जब से वो मुझे मिले हैं तब से मेरे को समझ में आया कि आई रियली एंजॉय देम एंड हैविंग देम इन माई वार्डरोब इज़ रियली ग्रेट। और वो मेरे पास कभी नहीं आते अगर मैं जो मेरे अनयूज्ड हैंडकरचिप्स रखे थे पुराने उनको मैं हटाता नहीं वहाँ से। सो दिस इज़ हाउ smallest of objects will give you joy, a feeling of being important, a feeling of being happy, and इसीलिए मैं कॉन मैरी मेथड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हैंकी हो गया या सॉक्स हो गया या अंडर गारमेंट्स हो गए आपको जॉय स्पार्क नहीं करते, बट हम इसका कॉन्ट्री देखेंगे कि सबकी फेवरेट अंडरवेयर ज़रूर होती है राइट। समथिंग जो आप स्पेशल ओकेजन्स के लिए बचा के रखते हैं। सो वाई इज़ इट दैट कि आप उनसे जॉय डिराइव नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली डिराइव कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट होल्ड देम, थिंक एंड नॉट हैव अ लॉट ऑफ देम, क्योंकि अगर 10 होंगी तो कोई फेवरेट नहीं हो सकती। राइट। तो व्हाट शी सजेस्ट कि हैव 5, जितनी ज़रूरी है उतनी रखें, बट सभी आपको वही जॉय दे सकती है। एंड जब ऐसा हो जाता है तो चूजिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अगर मेरे पास 50 क्लोथ्स हैं तो मेरे को चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं उस पूरे उसमें ही घूम रहा हूँ। पर अगर मेरे पास 10 वेयर्स हैं एंड सिर्फ 10 ही और 10 के 10 ही मुझे उतना ही जॉय देते हैं, तो मेरे लिए चूज़ करना बड़ा आसान है कि कोई सा भी उठा के पिक कर लो, क्योंकि सब एक ही लेवल पे है। आई थिंक कपड़े तो आसान है, फिर भी सबसे मुश्किल होता है वो गिफ्ट्स, वो कार्ड्स जो आपको किसी ने कभी दिए थे जो आप अभी तक बचा के रखते हैं, या कोई मेमोरीज आपको मिले हैं, या तो उनको निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने देखा है कि यू सिंपली डोंट वांट टू गिव अवे दैट फीलिंग, भले ही वो पर्सन आपकी लाइफ में है या नहीं है, या आपकी रिलेशनशिप अब वैसी है या नहीं है, पर वो चीज़ें आपको एक ऐसे वक्त के बारे में बताती हैं शायद जो कभी था अच्छा था, और आप वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि आपसे कुछ छिन जाएगा अगर वो छूट जाए। बट मैंने देखा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि वो मैसेज जो वो कन्वे करना चाहते थे, वो मोमेंटोज या वो चीज़ें वो ऑलरेडी कन्वे कर चुके हैं, राइट, एंड दे हैव स्टॉप बीइंग यूजफुल इन एनी फॉर्म। डेफिनेटली। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हैं। जब हमें ये फीलिंग का ध्यान आता है कि हम कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हैं, तो फिर किसी चीज़ को उसका पर्पस देख के हटाना काफ़ी आसान हो जाता है। पर हम लोग अपने इनफाइनाइट विजडम में मानते हैं कि हम तो इमॉर्टल्स हैं और हम तो हमेशा रहेंगे, इसलिए हम चीज़ें भी हमेशा होल्ड करके रखते हैं। बट जस्ट टर्न इट अराउंड के आप आज हैं और आपने आज से अगर 5 साल बाद ये रख भी लिया, तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये चीज़ आपके जाने के बाद हट जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओनली हैव दोज थिंग्स अराउंड यू जो एक्चुअली इस मोमेंट पे आपको जॉय दे रही हैं, rather than having things जो जिसने आज से 10 साल पहले आपको जॉय दिया था। Probably that would help some of our listeners to let go of things जो उनके लिए कभी कुछ मायने रखती थी पर अब कुछ नहीं मायने रख रही है। और ये क्लटर हटाना क्यों ज़रूरी है? टू मेक स्पेस फॉर थिंग्स यू एक्चुअली लाइक। या दैट्स द बेसिक थीम ऑफ द होल बुक के जब आप क्लटर हटाते हैं तो यू आर ओनली सराउंडेड विद थिंग्स जो आपको सच में पसंद है। सो देयर इज हैप्पीनेस अराउंड यू बेसिकली। और उसके ठीक बाद समझ में आता है कि अच्छा अब कमी किन चीज़ों की है। जब आप किसी जगह से वो सामान हटाते हैं जो वहाँ ज़रूरी नहीं है, तो उस जगह पे उन चीज़ों की जगह बन जाती है जो आपको एक्चुअली चाहिए। एंड ये बहुत बाद में होता है क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन पहले करना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आता है कि अच्छा मेरे पास ये चीज़ नहीं, ये होगी तो अच्छा लगेगा। मुझे याद है कि आपने एक बार 200 बुक्स लाइब्रेरी को डोनेट कर दी थी एंड इन माई माइंड इट वॉज अ वेरी वियर्ड थिंग टू डू, क्योंकि आपने इतनी महंगी बुक्स खरीदी, आपने उनको पढ़ा एंड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन योर लाइब्रेरी एंड शोकेसिंग देम, यार यार मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, आपने उनको दे दिया था। क्या रीजनिंग थी ऐसा करने की?
तो एक कीवर्ड आपने वहाँ पे बोला, शो केसिंग। तो अक्सर हमारे पास चीज़ें इसलिए नहीं होती कि हमें उनका काम है, वो इसलिए होती है अक्सर क्योंकि हमें उनको दिखाना है कि देखो हमारे पास ये है, राइट। एंड एवरीथिंग इज़ अबाउट इमेज। अगर आपकी इमेज एक रीडर की है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पर आप वो इमेज दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, द सिंपलेस्ट वे इज बुक्स खरीदो और उसको अपनी लाइब्रेरी में लगा दो। नाउ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ रियल रीडर्स एक्चुअली हैव देयर बुक्स और वो उसको बार बार उठा के पढ़ते हैं, बट मैंने देखा कि द बुक्स दैट आई हैड, मैं उनसे जो भी डिराइव कर सकता था वो मैं कर चुका था और वो सिर्फ वहाँ पे रखी हुई थी। और मुझे कभी ये समझ में नहीं आता था कि अब मैं अगली बुक कौन सी पढूं। जब मैंने वो बुक्स हटाई तब अचानक से मुझे उन बुक्स की जगह पे रखने के लिए नई बुक्स मिलती गई एंड मेरे को समझ में आया कि मेरे को किस टाइप की नई बुक्स पढ़नी है, क्योंकि जब मेरे पास वो कलेक्शन था, उस कलेक्शन के वक्त मैं उसी टाइप की बुक्स और पढ़ता जाता था और बोर होता जाता था, राइट। तो उसको हटाने से एक तो मुझे ऑफकोर्स अच्छा लगा जब मैंने लाइब्रेरी में वो बुक्स दी, एंड सेकेंड जो जगह बनी उसमें फिर वो बुक्स आ पाई जो मेरे लिए अब इस पॉइंट पे या उस पॉइंट पे सही थी पढ़ने के लिए। सो अब आप क्या करते हैं? अब आप बुक्स पढ़ने के बाद उन्हें रखते हैं अपने पास या उनको दे देते हैं, या कितनी बड़ी लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं? राइट नाउ आई डोंट हैव अ लाइब्रेरी। मेरे पास सिर्फ 5 या 6 किताबें हैं। ये वो किताबें हैं विच आई रियली लाइक। वन ऑफ देम इज द सीक्रेट, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक। अनदर इज द आर्ट ऑफ आस्किंग बाय अमांडा पैल्मर। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है और इसलिए इन बुक्स को मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। कभी भी खोल लेता हूँ, उनमें से कोई रैंडम पेज पढ़ लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट अब माई रीडिंग हैज़ चेंज्ड बिकॉज अब मैं किंडल यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो किंडल इज़ वेरी ईजी टू कैरी एनीवेयर, उस पर पढ़ना ईजी है, अच्छा लगता है। एंड सेकेंड, आई वॉज रियली टायर्ड ऑफ वेस्टिंग द पेपर जो हम बुक्स में यूज़ करते हैं। तो आप कोई 500, 600, 800 रुपए की बुक खरीदते हैं, पढ़ने के बाद उसका लिटरली कोई यूज़ नहीं रहता। एंड आजकल समय ऐसा हो गया है कि व्हेन यू ट्राई टू गिव इट टू समवन तो देयर इज नो चांस दैट दे विल रीड इट, और आप उनको बेच भी नहीं सकते। पहले तो बुक्स रीसेल हो जाती थी, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से आई हैव स्विच टू द किंडल, विच इज़ अ ट्रांजिशन। उसमें मुश्किल भी होती है क्योंकि आपको आदत तो पेज पलटने की है, बट किंडल मेक्स इट वेरी इजी टू डू दैट। किंडल के साथ मुझे लगता है आप बहुत सारी बुक्स एक साथ कैरी भी कर सकते हैं। Right. तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो किंडल मेक्स इट वेरी इजी टू कैरी थाउजेंड्स ऑफ बुक एट द सेम टाइम। तो आपको अगर स्विच करना है ट्रिप के बीच में कि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो किंडल पे वो आराम से हो जाता है। ऑल्सो किंडल पे बुक सस्ती पड़ती हैं एंड ऑब्वियसली इट सेव्स अ लॉट ऑफ पेपर, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा, किंडल पे ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़, मेरे हिसाब से इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन बुक। जैसे आप किंडल पे पहली बुक पढ़ते हैं, यू फाइंड इट कि वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू पेपर बुक्स, क्योंकि आप उस पर हाईलाइट कर सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, वो नोट्स आपको ईमेल हो जाते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर्स किंडल में। तो एक रीडिंग का तरीका चेंज हो जाता है, बट किंडल क्योंकि हल्का होता है और एक हाथ में पकड़ा जाता है, तो आई फाइंड इट बेटर देन एक्चुअल बुक्स। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू दैट जॉय फ्रॉम अ थिंग वाली बात कि किंडल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो है तो ऑब्जेक्ट, उसको खरीदना मटेरियलिस्टिक वो मान सकते हैं, इट्स अ कंज्यूमरिस्ट कल्चर का ही पार्ट है वो, डेफिनेटली वो भी अमेजोन से, आउट ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ कोर्स, बट फिर भी इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ जॉय। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ों से जॉय नहीं मिल सकता। व्हेन दे सॉल्व अ पर्पस, व्हेन यू रियली वांट देम इन योर लाइफ, तो आपको हर चीज़, नो मैटर वो कितनी स्मॉल हो, एक नेल कटर, एक पिन भी आपको खुशी दे सकता है अगर आपको वो सच में चाहिए। डेफिनेटली लोग बहुत बार सिर्फ अपनी फिजिकल सराउंडिंग्स पे अटक जाते हैं क्लटर क्लियर करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मुझे लगता है वही ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिजिटल चीज़ों में भी बहुत ज़रूरी होता है। सो आप अपने मैक को या अपने पीसी को कैसे रखते हैं, उसमें फोल्डर्स प्रॉपरली बने हैं कि नहीं बने, उनमें जो डॉक्यूमेंट्स या जो फाइल्स या जो मूवीज़ आप देख चुके हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो आपने डिस्कार्ड किया है या नहीं किया है, वो आपकी कितनी एनर्जी यूज़ होगी और कितना टाइम यूज़ होगा फ्यूचर में, दोनों डिटरमाइन तो करते ही करते हैं, वो आपका एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड भी डिटरमाइन करते हैं। तो आप कई बार देखेंगे लोगों के डेस्कटॉप पे आइकन्स ही आइकन्स बने हुए हैं, एंड देन यू वुड ऑफन फाइंड कि वो इंसान उतना ही कंफ्यूज्ड भी है लाइफ में। एंड यू वुड सी एक पर्सन जो बहुत बिजी है, जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, उसके डेस्कटॉप, उसके सारे फोल्डर्स बिल्कुल क्लियर और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। सो इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑन हाउ यू एक्चुअली आर एज अ पर्सन। तो मुझे लगता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स नहीं है, एक बार बैठ के सारे रिमूव कर देने चाहिए। उसके बाद मेक अ प्रॉपर प्लेस कि मेरी मूवीज़ इस जगह जाएंगी, मैं सॉन्ग्स के लिए ये वाली पर्टिकुलर ऐप यूज़ करता हूँ, अगर मैं MP3 फाइल्स यूज़ करता हूँ तो मेरे सारे सॉन्ग्स इस फोल्डर में जाएंगे। उनको अगर मेरे को कैटेगरीज में बांटना है तो उनको टैग्स करिए, या अदर जो भी फॉर्म ऑफ कैटेगराइजेशन आप करते हैं वो करके रखने से आपका टाइम बहुत बचता है जब एक्चुअली आपको कुछ चीज़ ढूंढनी है। इवन ईमेल इनबॉक्सेस, हम
हर ईमेल स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जीमेल और याहू इन्होंने बहुत ईजी बना दिया है, यू कैन स्टोर ऑल योर ईमेल्स, यू डोंट हैव टू डिलीट एनीथिंग। पर मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अनलेस की कोई रिकॉर्ड की चीज़ें जो आपको चाहिए, उसके अलावा आई थिंक सब कुछ डिलीट करना सबसे सही रहता है, स्पेशली इन द डिजिटल वर्ल्ड। इसमें मुझे 2 चीज़ें लगती हैं। एक बार तो क्या होता है, अगर आप किसी का ईमेल चेक करोगे तो उसमें 3 लाख या 4 लाख ईमेल्स पड़े होंगे, तो अब उस पर्सन के लिए वो सारा ईमेल इनबॉक्स क्लियर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो यू कैन स्टार्ट बाय फोकसिंग वन थिंग एट अ टाइम। आप सबसे पहले देखिए कि आपके पास फेसबुक नोटिफिकेशंस के ईमेल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ट्विटर नोटिफिकेशन के ईमेल्स आते हैं कि नहीं। सबसे पहले उनसे अनसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप वैसे भी वो प्लेटफॉर्म ओपन कर लेंगे, आपको ईमेल नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉबेबली फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ज़्यादा ओपन करते हैं ईमेल के मुकाबले, तो वो सारे अनसब्सक्राइब करने से काफ़ी ईमेल्स वैसे ही कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि जिस तरह के प्रमोशनल ईमेल्स आपको नहीं चाहिए, उनको स्पैम मार्क करके अनसब्सक्राइब करिए। और प्रॉपर लेबल्स बनाना कि एक पर्टिकुलर ईमेल्स मुझे स्टोर करने हैं, उनके लिए प्रॉपर लेबल्स पहले से क्रिएट करना। सो प्रॉबेबली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए एक लेबल, या ट्रिप रिलेटेड चीज़ों के लिए लेबल्स, या इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ों के लिए लेबल्स आप पहले से तैयार रखिए। तो जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, इनबॉक्स से हटानी होगी, तो आपको आर्काइव करने की जगह आप उन लेबल्स में स्टोर करेंगे। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि उस ईमेल का टाइटल क्या था, या मैं क्या सर्च करूंगा तो वो मिल जाएगा। आप सीधे लेबल ओपन कर सकते हैं। That's a really good tip actually for people who get a lot of emails, and we all get a lot of emails. तो ये बहुत अच्छी टिप है। From the digital world, I want to come back to our world, और मैं एक आखिरी टाइप ऑफ क्लटर के बारे में बात करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ द पीपल वी हैव इन आवर लाइफ। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, एंड वो जितने भी हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। पर जब हम मुश्किल में होते हैं तब सडनली वी हैव द अदर फीलिंग कि यार कोई मुझे नहीं समझता, या मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, या मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, एंड सो ऑन। और इसका एक रीज़न ये है, मुझे लगता है, कि हम ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप को बोझा बना के लेके चल रहे हैं जो हमारी लाइफ में होने ही नहीं चाहिए। नाउ आई डोंट मीन हमारे वो रिलेटिव्स जिनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, दैट्स नॉट व्हाट आई एम रेफरिंग टू, बट ऐसे लोग जिनके साथ रहना ऑप्शनल है, जिनको मिलना ऑप्शनल है, जिनसे बात करना ऑप्शनल है, राइट? कभी ज़रूरी रहा होगा डेफिनेटली, बट जिनके साथ अब आपका रिलेशनशिप चेंज हो चुका है, इनफैक्ट इन अ वे ख़त्म हो चुका है, बस वो व्हाट्सएप डीपी और स्टेटस पे कमेंट्स तक ही रह गया है, तो उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्लटर जो हटाना बहुत ज़रूरी है, जो हम कभी फेस नहीं करना चाहते, ये करना चाहिए। आज से कुछ सालों पहले तक आप उन्हीं लोगों से कनेक्टेड थे जिनसे आप सच में कनेक्टेड रहना चाहते थे, क्योंकि कॉलिंग डिफ़िकल्ट थी, और एक्चुअली आप जिन लोगों से मिलते थे आप उन्हीं लोगों से मिलते थे जिनसे आप मिलना चाह रहे थे। बट सोशल नेटवर्किंग के आने के बाद क्या हुआ, 2003 में जो आपका क्लासमेट था आप उससे भी एडेड हो, तो आप उसकी पोस्ट भी देख रहे हो। अब आप उससे सालों से नहीं मिले हो, आप उससे कोई मदद मांगने जाओगे तो भी वो आपको मदद नहीं करेगा, और अगर वो आपसे मदद मांगने आ गया तो आप भी उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, भले ही वो आपके लिए बहुत सिंपल हो। बट एक कल्चर बन गया है कि जितनी बड़ी नेटवर्क होगी उतना अच्छा होगा। मुझे लगता है उसको रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी है, जितना पर्पसफुल नेटवर्क होगा उतना अच्छा होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाएं और सिर्फ मतलब के लिए लोग रखें, बट एट द कोर ऑफ इट यू नो कि किन लोगों से प्रॉपर रिलेशनशिप बनाना मेरे लिए अच्छा है और मुझे उससे सोशली या अदरवाइज फ़ायदा होगा। तो आप उन्हीं रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करिए। आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो अगर आप वो लिमिटेड टाइम 50 लोगों की पोस्ट देखने में बर्बाद करने की जगह 5 लोगों से बात करने में और उनसे अपना नॉलेज शेयर करने में, या उनसे उनकी हेल्प करने में, या उनसे हेल्प मांगने में लगाएंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। बहुत डिफ़िकल्ट होता है वैसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर करना, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट भी होता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी सीन एज बैड इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो जब आप किसी से बात करना बंद कर देते या उनको बोल देते कि अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा या सो ऑन, तो वो सिचुएशन को हम हैंडल नहीं करना चाहते, और उस चक्कर में हम अपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लटर जोड़ लेते हैं। एक मैंने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाया था इस साल के लिए, एंड दैट वाज टू कल्टिवेट कनेक्शंस, कि जितने भी मेरे कनेक्शंस हैं वो मैं अच्छे से रखूँ और नए कनेक्शंस बनाऊँ। एंड इन दैट प्रोसेस मेरे को समझ में आया कि देर आर कनेक्शंस दैट डू नॉट नीड टू बी कल्टिवेटेड एनी मोर। कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जिनको तोड़ना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन उनको रखे रहना, क्योंकि जो कनेक्शंस मेरे पास थे मैं उनका ध्यान रखना चाहता था। मैं हमेशा से रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिलेटिव्स रहे हैं, वो मेरे हमेशा क्लोज रहे हैं, राइट? एज एन इंट्रोवर्ट और एक्स इंट्रोवर्ट, आई हैव ऑलवेज हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड वेरी फ्यू फैमिली, बट वेरी क्लोज फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम, ठीक है?
तो जो भी उस डेफिनेशन में फिट नहीं होता है, उस रिलेशनशिप को कायम रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो कल्टिवेट कनेक्शंस जब मैंने रेजोल्यूशन बनाया, तो मुझे लगा था कि हाँ, मुझे काफ़ी सारे नए लोगों से बात करनी चाहिए। बट आई रियलाइज़ कि मुझे सबसे पहले जो मेरे पास एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं, उसमें कौन सी रिलेशनशिप्स मुझे जॉय देती हैं, ये मुझे देखना होगा। और सिर्फ उन जॉयफुल रिलेशनशिप्स को ही कंटिन्यू करना होगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले उनको कल्टिवेट करना होगा एंड देन आई एम एबल टू मूव ऑन टू बिल्डिंग न्यू वंस। तो ये पावर या ये स्ट्रेंथ मुझे सिर्फ ये बुक को फॉलो करने एंड ऑनेस्टली सिर्फ वार्डरोब को खाली करने के बाद ही मिली है। डेफिनेटली। इसमें आपने एक पॉइंट बोला था कि किसी को ये बोलना कि हम और कंटिन्यू नहीं करना चाहते बहुत रूड होगा, बट मोस्ट केसेस में आप देखेंगे कि अगर आप किसी से बात करना बंद कर देते हैं उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आजकल के बिजी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोग नोटिस भी नहीं करते अनलेस वो आपको स्टॉक कर रहे हो। कुछ पर्टिकुलर केसेस में जहाँ पे आपको लगता है कि रिलेशनशिप एक बर्डन बन गया है, और हम सभी के साथ कुछ कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे हो जाते हैं, वो फ्रेंडशिप हो सकता है या पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, उस केस में क्लियर कम्युनिकेशन करके फिर उसको एंड करना एक पॉजिटिव नोट पे मुझे लगता है एक सही स्टेप होता है। आई थिंक एंड करना सबसे सही स्टेप होता है, इन द सेंस दैट देयर हैज़ टू बी अ क्लोजिंग ऑफ द लूप। अगर वो लूप बंद हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात ना करना सबसे आसान ऑप्शन है, बट आपके ना अंदर एक कुछ चीज़ें रहती है कि मैं ये तो बोलूँगा, उसके बाद ही मैं ये चीज़ एंड करूँगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आई थिंक डिसाइड अ डे एंड टाइम, डू इट एंड बी डन विथ इट। उसके आगे निकल जाओ। बुरा लगेगा, अजीब लगेगा, सबसे बड़ी बात, लेकिन एक बार होने के बाद आपकी लाइफ में जो शांति और जो जगह होगी वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। डेफिनेटली उस बैगेज के जाने के बाद, एंड आई एम नॉट कॉलिंग अ पर्सन अ बैगेज, बट आपके माइंड में बहुत बार लोग बैगेज क्रिएट कर देते हैं जो Right. उनकी गलती नहीं होती है, बट आप अपने माइंड में बना लेते हैं। वो बैगेज क्लियर होने के बाद आप मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ग्रेट, सो दैट्स द डिस्कशन ऑन टाइडिंग अप। इस बुक की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन गो आउट देयर एंड चेक इट आउट। सो चर्चिल, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? ओके सागर, आज मैं आपसे हैप्पीनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ग्रेट टॉपिक। या इट्स ऑफन सेड कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। हम आर्टिकल्स में भी ये पढ़ते हैं, हम बहुत सारे होस्ट और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी यही बोलते हुए सुनते हैं। बट जब आप अपने आसपास देखेंगे तो यू विल सी के लोग हैप्पीनेस से बहुत स्ट्रगल करते हैं, एंड डिस्पाइट इट बीइंग अ चॉइस पीपल से कि हम हैप्पी नहीं हैं, और दे आर हैप्पी इन ब्लर्ब्स एंड दे अगेन मूव टू दैट रश। एंड अगर हैप्पीनेस सच में एक चॉइस है तो आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या वो सही कर सकते हैं जिससे हैप्पीनेस अवेलेबल हो जाए उनके लिए? आई थिंक एज ह्यूमंस ना, हमें एक आदत होती है कि हमें कॉज और इफेक्ट के टर्म्स में ही चीज़ें समझ में आती हैं। जब हम बचपन में साइंस पढ़ते हैं तो किस वजह से क्या हो रहा है हम इसी टर्म्स में पढ़ते हैं। कभी भी हम कुछ सी ऐसे चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो पहले से है बिना किसी रीज़न के, अनलेस हम गॉड के बारे में बात कर रहे हो, एंड देर आर अ नंबर ऑफ पीपल जिनको उनसे भी तकलीफ है, इंक्लूडिंग मी। तो हैप्पीनेस के साथ भी यही हो जाता है कि जब तक कुछ होगा नहीं हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक हमें अच्छा लगेगा नहीं, तो हैप्पीनेस मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं। राइट। तो ऑल आवर फोकस बिकम्स ऑन गेटिंग समथिंग, डूइंग समथिंग, या हम वेट करते रहते हैं कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, या फिर हम लक को ब्लेम कर दें कि लक हमारा खराब है इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो हम हमेशा रुके रहते हैं हैप्पी होने के लिए जब तक कि कोई इवेंट नहीं हो जाता, एंड दैट इज वेयर वी मेक अ मिस्टेक। आई थिंक उसमें उससे बड़ी गलती होती है कि हम रुके हुए हैं और हम बड़ी चीज़ों के होने के लिए रुके हुए हैं। हम छोटी चीज़ों के होने के लिए नहीं रुके हुए हैं, क्योंकि छोटी चीज़ें तो हो ही रही हैं हमारे आसपास जिनसे हम हैप्पी हो सकते हैं। इट कुड बी ईटिंग एन आइसक्रीम, इट कुड बी हैविंग अ नाइस कप ऑफ टी, बट हम उनसे हैप्पीनेस डिराइव नहीं करते। हम रुके रहने के साथ ये गलती भी करते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के होने के लिए रुके हुए हैं। तो हम हैप्पी होंगे जब हमें प्रमोशन मिलेगा, या हमारा एडमिशन हो जाएगा, या मेरी शादी के दिन मैं हैप्पी होऊंगा। एंड दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ गोइंग अबाउट इन लाइफ, क्योंकि अगर आप बड़ी चीज़ों के लिए रुके रहेंगे तो बड़ी चीज़ें लाइफ में बहुत लिमिटेड ओकेजन्स पे होती हैं। अगर आप लाइफ के बिग मोमेंट्स काउंट करेंगे तो लाइफ में किसी पर्सन के 15 से 20 बड़े बिग मोमेंट्स नहीं होते, और जब वो 15 से 20 बड़े मोमेंट्स के लिए आप हैप्पीनेस छोड़ देते हैं तो आपकी बाकी पूरी लाइफ बड़ी ही नॉर्मल प्लेटूड वे में चलेगी। तो गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ इज कि ट्राई एंड फाइंडिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स। अगर किसी दिन बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, दैट इज़ अ रीज़न टू बी हैप्पी। आप शावर इन्जॉय कर सकते हैं। जब आप छोटे बच्चे के साथ इन्जॉय करते हैं तो वो भी एक हैप्पीनेस का मोमेंट होता है। आपको बस प्रेजेंट होना पड़ेगा उस मोमेंट को लेने के लिए। ये प्रेजेंट्स वाली बात बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम एक सनसेट को देख रहे हैं, लेट्स से हम नो मैटर हम बीच पे देख रहे हैं या अपने नॉर्मल से शहर में देख रहे हैं, तो हम ना कभी भी सिर्फ सनसेट नहीं देख रहे होते,
हम उसके पहले क्या कर रहे थे वो सोच रहे होते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे वो सोच रहे होते हैं। नॉट टू मेंशन कि देयर इज ऑलवेज द मोबाइल फ़ोन जिससे सनसेट की फ़ोटो ले ली जाए। और मुझे नहीं लगता कि सनसेट की फ़ोटो लेना कुछ गलत है। इनफैक्ट दैट इज़ ऑल्सो अ जॉय कि आप एक फ़ोटो लेंगे जो आपने अच्छे से ली और उसको बाद में देखें, आपको खुशी मिली, वेरी गुड। बट इस पूरे प्रोसेस में कहीं हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम करने क्या आए थे, सनसेट देखने आए थे। और ये हर ही चीज़ के साथ होता है, हम जो भी करने जाते हैं उसमें हम सोच कुछ और रहे होते हैं। हम मूवी देखने जाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं ब्रेक कब होगा तो पॉपकॉर्न मिलेगा। जब हम पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं तो हम मूवी ढंग से देखते हैं ना पॉपकॉर्न ढंग से खाते हैं। हम कंप्लेन करते हैं कि यार आज पॉपकॉर्न अच्छा नहीं बना, इसने तो पूरा कचरा कर दिया है। एंड देन व्हेन वी कम आउट ऑफ द मूवी वी स्टार्ट रिव्यूइंग द मूवी राइट अवे, जबकि हम गए थे, हमने कुछ एंजॉय किया और हम वापस आ गए। पहले अगर हम इसको प्रेजेंट रह के एंजॉय कर लें तो हमारे लिए शायद ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आपने एक बात कही कि लोग मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं और उसमें हैप्पीनेस ढूंढते हैं। मुझे लगता है ये एक दूसरा तरीका है हैप्पीनेस डिफ़र करने का। आप उस मोमेंट पे हैप्पीनेस ढूंढने की जगह आप सोचते हैं कि मैं आज फ़ोटो खींचूंगा और ये फ़ोटो मुझे आज से 2 साल बाद हैप्पीनेस देगी। तो पहली गलती तो आप ये कर रहे हैं कि आप प्रेजेंट में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहे हैं, और ये चांसेस कि आप 2 साल बाद उस फोटो को देखेंगे बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि अनलाइक फिजिकल कॉपीज़ ऑफ फोटो जो पहले हुआ करती थी, अब डिजिटल कॉपीज़ आती है। तो डिजिटल कॉपीज़ में हम 1 या 2 फोटो नहीं खींचते, हम एक ही मोमेंट के 1000 फोटोज़ खींच लेते हैं। एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली हम 1000 फोटोज़ खींच लेते हैं। तो आप 1000 फोटोज़ नहीं देखने वाले हैं, और 1000 फोटोज़ में से 5 फोटोज़ निकालना अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि हैप्पीनेस का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप मोमेंट एंजॉय करें, एंड अगर आपको मेमोरी एंजॉय करनी है तो जस्ट टेक वन क्लिक, या जस्ट मेक वन नोट ऑफ दैट होल एक्सपीरियंस। तो हम ये डिस्टिंक्शन हमारे माइंड में लेके रखें कि हम फोटोज़ खींच क्यों रहे हैं। अगर मेमोरी के लिए खींच रहे हैं तो एक फ़ोटो इज़ इनफ, 1 या 5 फोटोज़ मे बी। बट अगर वो शेयरिंग के लिए है तो मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन कि हम शेयरिंग के लिए फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, मेमोरीज़ के लिए नहीं खींच रहे हैं। तो शायद हो सकता है वो शेयरिंग भी हमें हैप्पीनेस दे देगी। इसी में मैं ऐड करता हूँ कि शेयरिंग के लिए हम फोटोज़ खींचते हैं, इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए एंड सो ऑन। आई डोंट थिंक दैट्स रॉन्ग, क्योंकि या डेफिनेटली आज का मीडिया ये है तो आज का मीडिया ये पहले एल्बम हुआ करती थी, अब शेयरिंग है, विच इज़ ग्रेट। पर फिर मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ राइट अवे पोस्टिंग इट उसी समय, और उस पर लाइक्स और हॉ और वाओ के कमेंट्स का ग्रेटिफिकेशन लेने उसी समय लेने की जगह सिर्फ वो चीज़ आप डिले कर दीजिए। सो यू आर देयर, यू आर टेकिंग अ पिक्चर, यू हैव टेकन द पिक्चर, तो आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, पर पोस्ट करना जो है वो आप लेट कर दो। हाँ, तो आप उस मोमेंट को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। राइट, सो यू आर एबल टू एंजॉय दैट मोमेंट। हाँ, अच्छा सनसेट है, हमने फोटो लिया, अब हम सनसेट देख रहे हैं। देन यू गो होम एंड दैट नाइट यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग, और दैट वीकेंड यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग। पर उस दौरान एटलीस्ट आप वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, विच इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ हैकिंग वॉट आवर ब्रेन इज ऑलरेडी डूइंग, कि वो करना तो यही चाहता है, हम उसको सिर्फ थोड़ा टाइम लाइन में थोड़ा उसको एक्सटेंड कर देते हैं। डेफिनेटली। एक और चीज़ मुझे जो लगती है वो ये है कि हमने हैप्पीनेस को ग्रेटिफिकेशन से जोड़ लिया है, रादर देन मेकिंग इट अबाउट ग्रैटिट्यूड। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि जब हम कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट खरीदते हैं, हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, हम टीवी लेते हैं, हम हैप्पी हो जाते हैं, और वो हैप्पीनेस कुछ घंटे या कुछ दिन लास्ट करती है, आजकल शायद कुछ घंटे ही लास्ट करती है, एंड देन वी मूव टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आपने टीवी खरीदा, अब आपको एक्सबॉक्स चाहिए, आपने एक्सबॉक्स खरीदा तो आपको नया मोबाइल चाहिए। तो ग्रेटिफिकेशन के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है कि आपने जैसे ही एक चीज़ खरीदी है, आपको अगली की ज़रूरत लग ही जाती है, और वो कुछ ही समय में अपनी हैप्पीनेस यील्ड करने की पावर ख़त्म कर देती है। ग्रैटिट्यूड के साथ अच्छी बात यह है कि अब आप हैप्पी उस चीज़ों के लिए हो रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी है, तो नए की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना नया आता जाएगा उतना फ़ायदा देता जाएगा। इज बेसिकली चूजिंग वॉट यू ऑलरेडी हैव, कि आपके पास जो ऑलरेडी है उससे पहले खुशी डिराइव कीजिए, एंड देन यू गो आउट देयर एंड एक्चुअली बाय वॉट यू वॉन्ट। चिप कॉलिंस करके एक अमेरिकन होटलियर और ऑथर है, वो इस डिस्टिंक्शन को बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि ग्रेटिफिकेशन इज हैविंग व्हाट यू वांट एंड ग्रेटिट्यूड इज वांटिंग व्हाट यू हैव। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा तरीका है बताने का। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि फोकस चेंज करने से भी हैप्पीनेस आ जाती है बहुत से सर्कमस्टांसेस में। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कार पंचर हो गई है बीच में, सो हमारा प्राइमरी फोकस उस पेन पॉइंट पे चला जाता है कि कार पंचर हो गई है। एंड बहुत सी बार ऐसा होता है कि बीच हाईवे पे हमारी कार खड़ी रहती है और बहुत अच्छी सीनरी रहती है, पर हमारा सारा फोकस उस पेन पे रहता है कि अरे यार कार पंचर हो गई, हम लेट हो जाएंगे।
आप जस्ट अपना फोकस शिफ्ट करके उस मोमेंट पे उस मोमेंट को एंजॉय कर लेंगे, तो भी बहुत बार हैप्पीनेस के कारण मिल जाते हैं कि आपने छोटे से ढाबे पे बैठ के चाय पी ली या आप पेड़ के नीचे बैठ गए, जो कि नॉर्मली हम आजकल के लाइफ में नहीं करते हैं। तो सर्कमस्टांसेस में फोकस चेंज करके उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो दूसरी है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ खुश होने का या दुखी होने का अवेलेबल रहता है, बहुत हेल्प कर सकता है। ये हमारे साथ तब हो जाता है जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से चले जाए। तो अगर हमें पता है कि मोबाइल नेटवर्क आएगा ही नहीं, तो हम मोबाइल ऑटोमेटिकली साइड में रख के आसपास की चीज़ें देखने लगते हैं। पर इसके अलावा भी पॉकेट्स ऑफ टाइम क्रिएट होती है, जैसे आपने पंचर का एग्जाम्पल दिया। एक चीज़ जो मैं करता हूँ व्हेन आई ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना पसंद है। इट डज़ नॉट मैटर कि मैं बस से ट्रैवल कर रहा हूँ या ट्रेन से कर रहा हूँ या प्लेन से कर रहा हूँ। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो हर ट्रैवल के मोड के अराउंड मेरे कुछ रिचुअल्स हैं। तो जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, जब मेरे को बस से ट्रैवल करना होता है, मुझे पता है कि बस लेट्स से 6 PM जाती है, तो मैं वहाँ पे यूजली 4:45, 5 बहुत हो तो 5:15 पहुँच जाता हूँ। एंड ये बहुत अजीब लगता है कि पहले पहुँच के क्या फ़ायदा है, पर व्हाट आई लाइक टू डू इज़ कि जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो उस जगह पे लोग जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ की वाइब आप कैप्चर कर पाते हो। ट्रैवल की जगह में एक अजीब ही वाइब रहती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पीपल आर स्क्रीमिंग शाउटिंग ट्राइंग टू फाइंड देयर व्हीकल या बस या टैक्सी या व्हाटएवर। तो जल्दी पहुंचकर आई काइंड ऑफ क्रिएट अ पॉकेट ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ, जहाँ मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम था तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा और वो टाइम मैं इंजॉय करता हूँ एक चाय के साथ, राइट, और लोगों को ऑब्जर्व करने में एंड सो ऑन। बहुत से लोगों को इसमें ये दिक्कत होती है कि हम जल्दी पहुंच गए और उसके बाद बस, ट्रेन या फ्लाइट डिले हो गई, तो हमको और लंबा वेट करना पड़ेगा। मेरा एक डिफरेंट वे है इसका सोचने का कि आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ, एंड एक्सेप्टेंस से भी हैप्पीनेस आ जाती है। हम अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वेदर भी हमारी तरह से वर्क करे, हम चाहते हैं कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी तरफ से वर्क करे, हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारी तरह से बिहेव करें। बट ये एक्सेप्टेंस होना कि आप कितना भी कुछ चाह लें, लोग अपने ही पैटर्न में बिहेव करेंगे, चीज़ें अपने ही पैटर्न में होंगी और अपने ही तरीके से होंगी, काफ़ी स्ट्रेस कम कर देता है और काफ़ी नेगेटिव इमोशंस कम कर देते हैं, एंड इट मेक्स स्पेस फॉर हैप्पीनेस। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ चीज़ें होंगी और होती रहेंगी और मेरा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाता है और वो क्लियर माइंड हैप्पीनेस सीख कर लेता है। इसमें ये भी होता है, हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, पर जब हमारे पास एक्चुअली फ्री टाइम आता है तो हमें पता नहीं होता हमें करना क्या है। क्या तो इसमें एक लिस्ट की बात अपन कर सकते हैं कि आप अगर एक लिस्ट बना के रखें उन चीज़ों की जिनके बारे में आप सोच सकते हैं वाइल यू आर फ्री, जब आपकी फ्लाइट डिले हो गई, बस डिले हो गई, गाड़ी पंचर हो गई एंड सो ऑन, तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा तरीका भी है अपने उन चीज़ों को करने का जिनको आप नॉर्मल लाइफ में फिट नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रोबेबली आप उस लिस्ट में ग्रैटिट्यूड डाल सकते हैं, आपको जिन फ्रेंड से कनेक्शन बना के रखना है आप उनका नाम डाल सकते हैं कि जब मेरे पास टाइम, पॉकेट ऑफ टाइम आएगा तो मैं उनको कॉल कर लूँगा। आप अपने गोल्स रिव्यू कर सकते हैं, आप कोई फेवरेट कॉमिक बुक्स पढ़ सकते हैं उस टाइम पे, तो यू कैन कैरी दोज बुक्स ऑलवेज कि हाँ मेरे को जब टाइम मिलेगा तो इससे मुझे कुछ डिराइव नहीं करना है, बस ये कॉमिक बुक्स थी क्योंकि मैं बचपन में पढ़ता था तो अब मैं अब पढ़ूंगा, तो वो भी एक हैप्पीनेस का कारण हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है जर्नलिंग भी बहुत हेल्प करती है। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है तो आप उस मोमेंट तो हैप्पी होते हैं, बट अगर आप उसको रिकॉर्ड कर लें, एंड रिकॉर्डिंग डज नॉट मीन कि आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना है, बट यू जस्ट रिकॉर्ड द इंसिडेंट एंड हाउ यू फेल्ट, मोस्टली टेक्स 2-3 लाइन। तो अगर आप उसको 2-3 लाइन में रिकॉर्ड कर लें तो आप उसी हैप्पीनेस को मल्टीपल टाइम्स कर लेते हैं। सो आपने एक्चुअल एक्सपीरियंस एंजॉय किया, देन जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो यू लिव द सेम फीलिंग्स, एंड जब आप बाद में रेफर करते हैं तब आप मल्टीपल टाइम्स उसी सेम फीलिंग को लिव कर सकते हैं। इससे पता भी चलता है एक पैटर्न व्हेन यू डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम कि आपको एक्चुअली किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम लोगों को लगता है कि हम कुछ खरीदते हैं तभी हमें खुशी मिलेगी, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम सिर्फ दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो वो फीलिंग ही आपको अच्छी लगती ही है। जैसे आई रिमेंबर कि एक बार मेरे घर पे पार्टी थी एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे इंक्लूडिंग यू, आप सब लोग सबसे पहले बिल्कुल समय पे पहुंच गए थे, और जब आप लोग किचन में खड़े हुए थे तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। नाउ दोस्तों के साथ बैठना इज़ अ वेरी जनरल थिंग, पर ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ थी जो मैंने लिख ली, और जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे वो दिन और वो पूरी पार्टी और पूरा टाइम याद आ जाता है। एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स दिस फीलिंग इन मी कि यार अब फिर से मिलते हैं, बहुत दिन से मिले नहीं हैं। तो एक ही चीज़ से काफ़ी अलग अलग पर्पजेज, काफ़ी अलग अलग हैप्पीनेस आप डिराइव कर पाते हो। डेफिनेटली। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई हैप्पीनेस से स्ट्रगल कर रहा है,
तो वो काइंडनेस की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। एंड ये साइंटिफिक स्टडीज़ में भी प्रूव हुआ है और जनरल कल्चर में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक काइंड जेस्चर, आपके द्वारा किया गया एक काइंड जेस्चर आपको ही हैप्पी बना देता है। तो फॉर बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जब आप एक चॉकलेट शेयर करते हैं तो आपने ग्रेटिफिकेशन के टर्म्स में कम लिया है क्योंकि आपने शेयर कर लिए, बट हैप्पीनेस के टर्म्स में वो बढ़ जाती है। अनलेस आप छोटे बच्चे से छीन के चॉकलेट ले रहे हैं उस केस में वो दुखी ज़्यादा हो जाएगा, बट अडल्ट्स के केस में शेयरिंग से काफ़ी हैप्पीनेस मिलती है। अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने से या जस्ट थैंक यू बोल देने से भी आपको हैप्पीनेस मिलती है। एंड इट लुक्स वेरी स्ट्रेंज कि थैंक यू बोलने से कैसे हैप्पीनेस मिलेगी, बट जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या थैंक यू बोलते हैं और वो जेन्यून होता है तो यू फील अ बिट ऑफ रिलैक्सेशन और एक रिलीफ आती है और वही हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। हम थैंक यू तो कई बार इसलिए नहीं बोलते बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कुछ करे और फिर हम उसको थैंक यू बोलेंगे, बट ऑलरेडी हमारे लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। आपके घर पे जो मेड आती है वो आपके लिए काम करती हैं, राइट? आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर आपको हेल्प करता है, जब आप किसी मॉल की पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन होता है वो आपको हेल्प करता है, एंड ऑफकोर्स इन सब चीज़ों के लिए उनको पैसे मिलते हैं। बट आप सोच के देखिए, जो काम आप करते हैं उसमें जब आपका सीनियर या आपका कोई कॉलीग आपको थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है। तो सिमिलरली इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट कि कौन कौन आपको किस किस तरह से हेल्प कर रहा है और आप उनको थैंक यू बोलें, तो नॉट ओनली इज इट ग्रेट फॉर देम, पर उसका एक इफेक्ट आप पे आता है क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है जब वो स्माइल करते हैं आपकी वजह से। आपकी हैप्पीनेस उनकी स्माइल से रिफ्लेक्ट करती है, राइट। सो जैसे हम नेगेटिव इमोशंस मिरर करते हैं, हम पॉजिटिव इमोशंस भी मिरर Mirror करते हैं। तो जब हम उनको थैंक यू बोलते हैं तो उनकी जो स्माइल है वो हमारे लिए हैप्पीनेस लाने का काम करती है। अल्टीमेटली मुझे लगता है हैप्पीनेस हमें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम अपनी ईगो सामने रख देते हैं कि ये हो जाएगा तब हम हैप्पी होंगे, ये मिल जाएगा तब हम हैप्पी होंगे, ऐसा होगा या ऐसा मिलेगा या जब वो मुझे बोलेगा तब हम हैप्पी होंगे। इसमें हम गलती सिर्फ ये कर रहे हैं कि शायद हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारा सोल ऑलरेडी हैप्पी है, पर क्योंकि हम इस उसमें खोए हुए तो हम नोटिस ही नहीं कर रहे कि वो हैप्पी है। तो अगर इफ़ यू टेक अ स्टेप बैक एंड स्टॉप रिमूविंग दीज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जो म्यूचुअल फंड्स में होती है यूजुअली, अगर हम ये हटा दें तो शायद हम वो खुशी डिस्कवर कर पाएंगे जो हमारे अंदर सिर्फ अलाइव होने से, सिर्फ जिंदा होने से, सिर्फ उन लोगों से मिलने से जिनसे हम रोज़ ही मिलते हैं, या सिर्फ वो काम करने से जो हम रोज़ ही करते हैं, वो हमें दिखने लगेगी एज लॉन्ग एज हम ये अपनी टर्म्स ऑफ कंडीशंस या अपनी ईगो थोड़ा सा साइड कर दें। आपने जो इतनी अच्छी बात की, मैं इसको एक लाइन में सम कर सकता हूँ Sure. कि देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। Great. So that brings us to an end of this episode. Thank you for joining us. हम आप सबको बोलना चाहते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं हम बात करें, तो यू कैन राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और किसी भी ऐसे इंसान से जो इस पॉडकास्ट से बेनिफिट कर सकता है उससे ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करिए। And also don't forget to rate and review us on your favorite podcasting app. And with that, this is your host Sagar एंड चर्चिल saying bye-bye. बाय बाय।